आंदोलन, जी हां, आंदोलन के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल तब उठता है जब किसी जायज मुद्दे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान और देश विरोधी बयानबाजी के आरोपों में घिर जाता है। शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन, जेएनयू से लेकर अग्निवीर योजना का विरोध, नोएडा हिंसा से जंतर मंतर तक, असली मुद्दे की जगह केवल राजनीतिक एजेंडा, उग्र भीड़, भड़काऊ नारे और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं हावी होती रही। और सबसे हैरानी की बात, आंदोलन के नाम पर आतंक मचाते रहो और जब पुलिस एक्शन ले तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छाती पीटना शुरू कर दो। और आंदोलन में राम विरोधी, हिंदू विरोधी और देश विरोधी नारे लगाओ, ये कहां से आ जाता है? अराजक तत्व से लेकर विवादित चेहरे क्यों शामिल हो जाते हैं? क्योंकि इनका एक ही मकसद है, मोदी विरोध तो बहाना है, देश का माहौल बिगाड़ना असली निशाना है। जन आंदोलन को हिंसा और अराजकताओं में बदल दो और असली मुद्दों को भीड़ के बवाल के शोर में खत्म कर दो। इसलिए आज मैं आपको मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में 6 ऐसे आंदोलन के बारे में बताऊंगा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आंदोलन से देश के आम लोगों का भरोसा ही उठ गया। मेरा नाम नवेंदु शेखर है और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। और आज मैं आपको 6 ऐसे आंदोलन के बारे में बताऊंगा जिसका मकसद मोदी विरोध, सरकार विरोध तो था ही, लेकिन बाद में वो मकसद देश विरोध में बदल गया। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं शाहीन बाग की। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत में इसे नागरिक अधिकारों की लड़ाई के तौर पर पेश किया गया, लेकिन धीरे धीरे इस मंच का इस्तेमाल बेहद संवेदनशील और विभाजनकारी बयानों के लिए होने लगा। जेएनयू छात्र शर्जील इमाम का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने असम और पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से काटने यानी चिकन नेक अलग करने की बात कही, जिसे देश की संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा माना गया। आंदोलन के दौरान जिन्ना वाले आजादी के नारे लगे और सोशल मीडिया पर टूलकिट के जरिए भारत विरोधी वैश्विक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा महीनों तक मुख्य रास्ते को जाम कर आम जनता को परेशान किया गया। इसके बाद फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में यानी भजनपुरा खजूरी के इलाके में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। खुफिया रिपोर्ट और पुलिस जांच में सामने आया कि इस आंदोलन की आड़ में देश की छवि खराब करने और बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई और आपके पार्षद ताहिर हुसैन को इस मामले में दोषी करार दे दिया गया है। बहुत जल्दी सजा का ऐलान भी होगा। उमर खालिद भी बेनकाब हुआ, जिससे ये आंदोलन लोकतांत्रिक दायरे से बाहर निकलकर देश विरोधी और राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गया। और यहीं से स्क्रिप्ट लिखी गई थी डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के दौरान भारत को बदनाम करने की साजिश की। 3 कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ किसान आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखने का एक जरिया था। हालांकि दिल्ली की सीमाओं जैसे सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर लंबे समय तक चले इस प्रदर्शन में धीरे धीरे अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों का प्रवेश हो गया। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ और विदेश में बैठे खालिस्तानी समर्थकों द्वारा इस आंदोलन को भारी फंडिंग और समर्थन दिए जाने के आरोप लगे। इसका सबसे हिंसक और देश विरोधी रूप 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन देखने को मिला, जब प्रदर्शनकारियों ने तय रूट तोड़कर दिल्ली में प्रवेश किया और लाल किले पर धावा बोल दिया। वहां देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समानांतर एक धार्मिक झंडा फहराया गया, जिसे पूरे देश ने राष्ट्रीय गौरव का अपमान बताया। इस दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले किए गए। प्रधानमंत्री और सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक और अपमानजनक नारे लगाए गए। आंदोलन का पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया, जहां कुछ किसान नेता सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के मंचों पर नजर आने लगे और इसका इस्तेमाल आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को स्थापित करने के लिए किया गया। हालांकि 2022 में उत्तर प्रदेश में शानदार जीत बीजेपी की हुई और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में फरवरी 2016 में संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु आतंकी की बरसी मनाई गई और इस पूरे कार्यक्रम ने पूरे देश को हिला दिया। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की आजादी के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने अत्यंत हिंसक और राष्ट्र विरोधी मोड़ ले लिया। जब परिसर में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे राष्ट्र विरोधी नारे खुलेआम लगाए गए। इस घटना ने देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता पर सीधा प्रहार किया। कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शर्जील इमाम बेनकाब हो गया। वामपंथी और देश के विपक्षी दलों ने इन देशद्रोहियों का बचाव किया, जिससे पूरे मामले का गंभीर राजनीतिकरण हो गया। हाल के सालों में भी जनवरी 2026 में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई, तब वामपंथियों ने जबरदस्त बवाल मचाया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कब्र खुदेगी और ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार जैसे हिंसक और अमर्यादित नारे लगाए। इसके अलावा जेएनयू कैंपस में समय समय पर हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान होता है, बयानबाजियां होती हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, सवर्णों को गालियां दी जाती हैं, जिससे ये आंदोलन एक धर्म विरोधी और देश विरोधी विमर्श में बदल गया और आज भी ये आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में बवाल की शुरुआत यहीं से हुई 2016 में जेएनयू से, जब कन्हैया कुमार, शर्जील इमाम और उमर खालिद की अगुवाई में बवाल मचाया गया था। और आज देखिए पूरे देश में उसी पैटर्न पर बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं। भारतीय सेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन शुरू किया गया। युवाओं की चिंताएं मुख्य रूप से 4 साल बाद मिलने वाले रोजगार और भविष्य की सुरक्षा को लेकर थी, जो एक नीतिगत असहमति थी। लेकिन बहुत कम समय में इस आंदोलन को असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों और दंगाइयों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे करने के लिए हाईजैक कर दिया। आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह हिंसक हो गया, जिसमें देश की सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में करोड़ों रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति, खासकर रेलवे और स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया और जो तस्वीरें आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश की सुरक्षा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन में जिस तरीके से सैन्य अनुशासनों की धज्जियां उड़ाई गई, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों को चोट पहुंचाई। तमाम विपक्षी दलों और कुछ निजी कोचिंग संचालकों द्वारा युवाओं को भड़काने के कई गंभीर सबूत भी सामने आए, जिन्होंने युवाओं के असंतोष का इस्तेमाल सरकार को अस्थिर करने के राजनीतिक हथियार के तौर पर पेश किया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपके सामने। कैसे आंदोलन के नाम पर देश को जलाया गया। अप्रैल 2026 का नोएडा मजदूर आंदोलन दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ा श्रमिक असंतोष बनकर उभरा, जिसने एक तरफ मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को रेखांकित किया तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को गंभीर रूप से हिलाकर रख दिया। अस्त व्यस्त हो गया पूरा नोएडा। यह आंदोलन मूल रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल इलाकों में गारमेंट, होजरी और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के हजारों मजदूरों द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाने, ओवर टाइम का दोगुना भुगतान करने और पीएफ जैसी बुनियादी श्रम सुरक्षा की मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। मजदूरों का मुख्य असंतोष पड़ोसी राज्य हरियाणा में न्यूनतम वेतन बढ़ाए जाने के बाद पैदा हुआ था, जिसके चलते पूरे नोएडा में 2 दिनों तक खूब बवाल मचाया गया और वेतन बढ़ाने की मांग तेज कर दी गई। मुद्दा भटकाने और हिंसक रूप लेने के कारण ये आंदोलन तब अपने मूल लोकतांत्रिक पद से पूरी तरह से भटक गया, जब व्हाट्सएप ग्रुपों और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भ्रामक अफवाहें फैलाई गई कि सरकार ने न्यूनतम वेतन 20,000 कर दिया है। इस गलत सूचना के चलते गुस्सा चरम पर पहुंच गया। 13 अप्रैल 2026 को करीब 45,000 श्रमिक 83 अलग अलग स्थानों पर सड़कों पर उतरे। कहने को तो ये सारे श्रमिक थे, लेकिन इसमें बहुत सारे दंगाई भी आ गए। जल्द ही यह आंदोलन उग्र प्रदर्शन में बदल गया। नोएडा सेक्टर 62 और चिल्ला बॉर्डर जैसे प्रमुख इलाकों को पंगु बना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 500 फैक्ट्रियों में जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियां और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस बलों पर भारी पथराव किया। इस उग्रता के बाद योगी सरकार ने नोएडा,
और गाजियाबाद के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करीब 21% की वृद्धि का बड़ा फैसला किया। इसके साथ ही कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 से अधिक एफआईआर दर्ज की और 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। श्रम डिपार्टमेंट ने भी जांच शुरू कर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 43 ठेकेदारों को नोटिस भेजे और 10 के लाइसेंस फौरन कैंसिल कर दिए। वहीं जांच एजेंसियों ने हिंसा के दौरान सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुपों और डिजिटल नेटवर्क के इस्तेमाल की जांच की थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उपद्रव को भड़काने के पीछे कोई संगठित नेटवर्क या बाहरी भूमिका थी या नहीं, क्योंकि दावा किया गया कि इनमें विदेशी हाथ भी शामिल थे। बहुत सारे खुलासे हुए, अभी जांच चल रही है और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे खुलासे के बारे में जानकारी मिलेगी। और अब बात करते हैं हाल में जो प्रदर्शन चल रहा है। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन शुरुआत में छात्रों के भविष्य, परीक्षा की निष्पक्षता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रित था, लेकिन समय बीतने के साथ आंदोलन कई विवादों में घिर गया। प्रदर्शनकारियों ने भयंकर बवाल मचाया, बहुत सारी झड़पें हुई, बैरिकेड तोड़े गए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों को पीटा गया, महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी की गई, पुरुष पत्रकारों को पीटा गया, अश्लीलता फैलाई गई, देश विरोधी, हिंदू विरोधी नारे लगाए गए, संसद में घुसपैठ की साजिश की गई। प्रकाश राज, अरुंधति राय, चंद्रशेखर रावण, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे विवादित चेहरे पहुंचे जिन्होंने इस आंदोलन को हवा दी। इन घटनाओं के बाद आंदोलन का फोकस केवल परीक्षा सुधार के मुद्दे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीति में बदल गया और नेताओं की फौज जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गई। अखिलेश, राहुल से लेकर केजरीवाल तक नेताओं ने हवा दी तो पूरे देश में बवाल हुआ। दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर छात्रों के नाम पर अराजक तत्व सामने आए और जमकर हिंसा की और कॉकरोचों को इसका फायदा मिल गया। नीट पेपर लीक का मुद्दा भटक गया और इस प्रदर्शन ने अराजक स्वरूप ले लिया और अब तो खबरें आ रही है कि इसमें खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग भी शामिल हैं, जो कनाडा में बैठकर भारत में 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं ताकि ये आंदोलन चलता रहे, मोदी विरोध में, भारत विरोध में, और विदेशों से आंदोलनकारियों के लिए खाने भिजवाए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जरा सोचिए, अपने ही देश को इस तरह से जलाया जा रहा है। छात्र सड़क पर उतरे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर आंदोलनकारी हैं। नीट के छात्र नहीं हैं, ज्यादातर लोग प्रदर्शनकारी हैं। वो आयसा से जुड़े हुए हैं, एसएफआई से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। जितने भी मोदी विरोधी हैं सब जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए और इसका इंपैक्ट पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस अब एक्शन भी ले रही है। सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म हो गया है, लेकिन दीपके गैंग और ये विपक्षी पार्टियां ये जानबूझकर इस आंदोलन को हवा दे रही हैं ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित हो सके, पंजाब का चुनाव प्रभावित हो सके। देश की जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है और आने वाले दिनों में इनको वोटिंग के जरिए करारा जवाब मिलेगा। तो ये कुल 6 आंदोलन है जिसने शुरुआत तो की असली मुद्दे के साथ, लेकिन यह बदल गया देश विरोध में। हर आंदोलन में भारत विरोधी नारे लगे, हर आंदोलन में हिंदू विरोधी नारे लगे, हर आंदोलन में मोदी को हटाने की साजिशें नजर आई और हर आंदोलन में सीधे सीधे राजनीतिकरण साफ साफ नजर आया। अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये सब जो हो रहा है, क्या ये सिर्फ असली मुद्दे हैं? क्या ये सिर्फ आम लोगों के मुद्दे हैं? ये इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।